एनसीईआरटी एक ऐसे दोस्त की तरह है जिसको अगर भाव नहीं दोगे तो वो नाराज हो जाएगा या नाराज हो जाएगी, तो इसीलिए एनसीईआरटी को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं, और जो भी यहाँ पे मैं लिखवाने वाला हूँ, जो भी समझाने वाला हूँ, उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अच्छे से प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसके आने के चांसेस है। बाकी हमने पूरा का पूरा चैप्टर एकदम अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लिया अच्छे से, तो फिर उसकी टेंशन क्या है। अब एक एक करके सवाल लेके आते हैं, पहले इंटेक्स्ट के सवाल करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के सवाल पे चलेंगे। चलो जादू से लेकर के आते हैं, ये जूम। तो देखो भाई, इंटेक्स्ट का जो क्वेश्चन है पेज नंबर 105 पे है, पहला क्वेश्चन, जो पहला जो क्वेश्चन का जो फॉर्म दे रखा है। तो क्वेश्चन 1 में बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यार सिंपल तो है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है, उसमें हमारा कंट्रोल होता है क्या, हमें पता है कि कंट्रोल हम कर सकते हैं उसको, नहीं। जबकि वॉकिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि सेरिब्लम की हेल्प से होता है। सेरिब्लम कौन सा ब्रेन का पार्ट है, पता है ना, ये पता होना चाहिए, कमेंट कर देना पता है तो। सेरिब्लम ब्रेन का कौन सा पार्ट है, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड ब्रेन, किसमें आता है ये बताना मेरे को कमेंट में। तो इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ब्रेन नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है इसमें, इनवॉलेंट्री। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। जबकि वॉकिंग जो है वो कॉन्शियस है, मतलब कि हम अपने हिसाब से, मतलब अपने मर्जी से कर सकते हैं, और वॉलेंट्री है, यानी कि हमारा कंट्रोल है इस पे। और ब्रेन तो इन्वॉल्व है, और ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट इन्वॉल्व है, कौन सा वो आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है व्हाट हैपेंस। अच्छा, इसको पैराग्राफ वाइज कैसे लिखना है, तो वो मैंने आपको पीडीएफ में बता रखा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब पीडीएफ में सब कुछ बता रखा तो यहाँ पे आए क्यों। अरे भाई इसीलिए आया हूं क्योंकि वो पीडीएफ में जो लिखा है उसको समझाएगा कौन, उसको समझाने के लिए कोई और आएगा क्या। पीडीएफ में से मैं निकल कर के आऊंगा पॉप अप होके, ये देखो मैं समझाने आ गया, नहीं। तो यहाँ पे मैं उसको समझा रहा हूँ, कम से कम आधे घंटे मतलब 45 मिनट के अंदर सोच रहा हूँ समझा दूं। फिर आप पीडीएफ जा करके देख लेना, सब कुछ समझ आएगा ऑटोमेटिकली आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, एक साइनेप्स, हमें पता है वो गैप। तो पूछ रहा है उसका काम क्या है, वहां पे होता क्या एग्जैक्टली, साइनेप्स में होता क्या है। तो साइनेप्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहां पे ट्रांसफॉर्म होता है केमिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो वहां से आ रहा था एक्सोन से, और एक्सोन एंड तक गया था, अब वो जब अगले न्यूरॉन पे जा रहा है तो उससे पहले वो जो गैप है, उस गैप में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर सकती है। खाली जगह पे कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करेगी क्या, हवा में बिजली दौड़ती है, नहीं। तो केमिकल दौड़ सकता है लेकिन हवा में। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर दिया साइनेप्स पे, और फिर वो केमिकल जो है आगे जाएगा, और फिर वो सिग्नल बन जाएगा आगे, ऐसे करके होता है वहां पे। दिस केमिकल रीच टू गिव इंफॉर्मेशन देता है दूसरे न्यूरॉन को ये केमिकल। तीसरा सवाल पूछा है विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, कौन मेंटेन करता है। तो पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इसको याद रखना। कुछ चीजें मतलब जो मैंने याद करने के लिए बोले, फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि वोमिटिंग याद रखना, एक तो आपको मेडुला उसमें इन्वॉल्व होता है, वो इक्विलिब्रियम और मेंटेन बॉडी पोस्चर में कौन होता है, वो हमारा सेरिब्लम होता है। तो ये चीजें बेसिक बेसिक है, ये याद रखने, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और एक और रेस्पिरेटरी रेट जो मैंने आपको बोला था, ब्रीदिंग रेट, पोन्स वगैरह, ये सब आपको याद रखने ये सारे पार्ट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेरिब्लम। और सेरिब्लम कौन से ब्रेन का पार्ट है। जब भी आप आंसर लिखते हो ना इसका, कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने सेरिब्लम लिखा, तो साइड में ये भी लिख दिया करो कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन किसका पार्ट है। फिर उससे ना एग्जामिनर जो वो इंप्रेस हो जाता है थोड़ा सा, मतलब इंप्रेस मतलब ये नहीं कि किसी को पटाने जा रहे हो, बट एग्जामिनर को मजा आता है कि यार इसको नॉलेज है इस बंदे को कुछ। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बोला हाउ डू वी डिटेक्ट स्मेल ऑफ, अगरबत्ती की जो स्मेल है वो कैसे डिटेक्ट करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, हमारे जो ब्रेन है, मतलब जो हमारा नोज है, नोज में स्मेल जाती है ना पहले, तो उस नोज के अंदर एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर को क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। कौन सी फैक्ट्री, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है ना, उससे हम पहचान पाते हैं, उससे जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है वहां से ब्रेन के फ्रंटल लोब में, फ्रंटल लोब याद है मैंने बताया था ना एनसीईआरटी से थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कि ये चीजें देख लो एक बार थोड़ा सा। तो अगरबत्ती की स्मेल ओल्फैक्टरी रिसेप्टर से ब्रेन के फ्रंटल लोब में चले जाती है, इस तरह से हम स्मेल कर पाते हैं। किस तरह से लिखना है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। वैसे आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो कि वी डिटेक्ट स्मेल ऑफ अगरबत्ती बाय ओल्फैक्टरी रिसेप्टर दैट रीच टू फ्रंटल लोब, बस इतना ही काफी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है व्हाट इज रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं आपको ना डीपीपी दूंगा। जब मैं आपको डीपीपी दे रखी है बल्कि सारी की सारी डीपीपी, आज तो इसका लास्ट एपिसोड है,
तो सारी डीपीपी में आप देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मतलब दिख ही रहा होगा, बहुत बार दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। मैंने ये टॉपिक जो पढ़ाया है वहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि मतलब रोल ऑफ ब्रेन क्या है, ब्रेन का कोई रोल है? तो भाई देखो, ब्रेन का कोई डायरेक्ट रोल तो नहीं है। पूरा का पूरा रिफ्लेक्स आर्क अगर हम याद करें तो शुरुआत होती है सेंसरी रिसेप्टर से, फिर उसके बाद वो सेंसरी रिसेप्टर कहाँ जाता है, रिले न्यूरॉन में जाता है, फिर मोटर की सारी चीजें होती है कि नहीं। बट क्या एक बार भी वो ब्रेन में जाता है? नहीं, ब्रेन को तो लास्ट में मैसेज पहुंचता है, लास्ट में ब्रेन को पता चलता है एंड में जाकर के कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, कि हाथ जल गया, ये सब चीजें वो बाद में पता चलता है ब्रेन को एंड में। तो उसका रोल क्या है? उसका रोल है कि वो ना मेमोरी को स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल आग हमारे लिए हानिकारक है, उसको इसने स्टोर कर लिया, अब कभी भी आग अगर कॉन्शियस तरीके से हम आग के पास जाएंगे तो बच करके रहेंगे। ये ब्रेन करता है, मेमोरी को स्टोर कर लेता है बेसिकली। फिर उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 105 वाले खत्म हो चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, उसको लेकर के आते हैं। जुम 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 जुम। तो देखो भाई जो क्वेश्चन है ना, ये प्लांट हार्मोन, मतलब ये प्लांट हार्मोन का हिस्सा इन्होंने पढ़ा दिया और फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? अरे यार ये केमिकल्स होते हैं। बोला है कि केमिकल्स दैट प्लांट प्रोड्यूसेस एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल याद करो, ऑक्सीजन जो है वो साइड साइड बनता था, यानी कि जो वहां पे छाया होती थी वहां पे ऑक्सीजन बनता था, एंड मूव टू द अदर एरिया पे मूव कर जहां पे उसके क्या बोलते हैं समझ नहीं आया। मतलब एक जो ऑक्सीजन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है और किसी एक पर्टिकुलर मतलब जहां पे जरूरत होती है ना वहां पे वो मूव कर जाता है जहां पे उसकी जरूरत है। इट प्ले अ रोल, ये रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, ग्रोथ में और इन्वायरमेंटल के रिस्पॉन्स में। और एग्जांपल यार बहुत सारे, हमने टोटल 5 एग्जांपल देखे थे, उसमें हमने एक तो प्रमोटर का देखा था, तीन एग्जांपल प्रमोटर के याद है? कमेंट में एक बार लिख के बताना कि प्रमोटर के 3 एग्जांपल्स कौन से। रिवीजन हो रहा है, पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, उसका रिवीजन करवा रहा हूं मैं यहाँ पे कमेंट के थ्रू। तो आपको बताना है कि प्रमोटर के 3 एग्जांपल्स कौन कौन से हैं और इनहिबिटर के 2 एग्जांपल कौन से हो बताना है। एक एनसीईआरटी में नहीं दे रखा बट फिर भी आपको बताना है क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो है बोला कि मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव पार्ट की जो मूवमेंट होती है, मतलब सेंसिटिव प्लांट की मतलब उसकी बात कर रहे हैं, सेंसिटिव पार्ट जो है, जैसे छुई मुई का जो हमने पौधा देखा था उसकी बात हो रही है, तो उसमें जो मूवमेंट होती है। और एक मूवमेंट होती है शूट की टुवर्ड्स लाइट, शूट जब मूव करता है, लिखा है ना शूट टुवर्ड्स लाइट, शूट जब लाइट की तरफ मूव करता है वो वाली मूवमेंट, और एक मूवमेंट वो वाली जो सेंसिटिव प्लांट के अंदर होती है जो कि जैसे छुई मुई। तो उन दोनों में अंतर क्या है? तो यार ये तो एकदम भटकाने के लिए एक तरह से इन्होंने स्टेटमेंट दे दी, बट ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं ना कि नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या अंतर है ना। और ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हमने एपिसोड नंबर, इसका जो पिछला वाला एपिसोड था एपिसोड नंबर 5, उसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं चीज कि नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या फर्क होता है ना। तो देखो पहला लीव्स ऑफ सेंसिटिव पार्ट, यानी ये कौन सी मूवमेंट है बताओ मेरे को? ये नेस्टिक मूवमेंट है, तो पहला इसमें लिखते हैं मैंने नेस्टिक मूवमेंट, और शूट टुवर्ड्स लाइट ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। फिर ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, मैंने बताया था नॉन डायरेक्शनल बताया था वहां पे, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, कहां से आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये टच कर दो इसको, कोई यहां से करो वहां से, मतलब पत्ती ऐसे इसको यहाँ यहाँ कहीं से भी टच कर दो, लेकिन एंड में इसको बंद ही होना है ना। तो इसीलिए नॉन डायरेक्शनल है। और जबकि इस पे डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिपेंड करता है, यानी कि अगर सनलाइट इस तरफ है तो इस तरफ मूव करेगा, लेकिन अगर इधर है तो इधर मूव कर जाएगा, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड कर रहा है भाई ये वाला। एंड थर्ड में मैंने लिखा है कि स्टिमुलस जो इसमें टच है, इसमें लाइट है एक स्टिमुलस, और इसमें ग्रोथ नहीं होती, इसमें ग्रोथ होती है, फास्ट होता है स्लो होता है, ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन्होंने बोला है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ, मतलब एक एग्जांपल देना है जो कि प्लांट हार्मोन ऐसा होना चाहिए जो कि ग्रोथ करता है, ग्रोथ करवाता है, यानी प्रमोटर है। तो भाई 3 एग्जांपल हमें याद है और कमेंट में आप बताओगे ऑलरेडी, है ना, तो मैं नहीं बता रहा इसका आंसर, है ना। वैसे मैंने एपिसोड नंबर 5 में बता रखा है 3 हार्मोन्स होते हैं, उन तीनों के नाम आप मुझे कमेंट में बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं हाउ डू ऑक्सीज प्रमोट ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड सपोर्ट, मतलब टेंड्रिल्स मसल जो लगती होती है वो कैसे ग्रो करती है, सपोर्ट के साथ साथ कैसे ग्रो करती है वो समझाने के लिए कहें। तो ध्यान से सुनना, मान लो ये एक सपोर्ट है, दिस इज अ सपोर्ट, ये एक सपोर्ट है, और मैंने क्या किया कि एक टेंड्रिल्स को ऐसे कर दिया बेंड इस पे। तो अगर मैंने इस टेंड्रिल्स को मान लो यहां से बांध दिया है, तो जहां से मैंने बांधा, इधर से मैंने बांधा ना, तो इसका ऑपोजिट साइड ये ना, और यहां से ये ऊपर जाके ग्रो करने लगेगा, है ना। और यही चीज लिखी हुई है कि ऑक्सीजन जो है वो टच सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन ही हेल्प कर रहा है, इसे पता है। ऑक्सीजन जहां से आपने सपोर्ट करा है उधर से ऑक्सीजन बन गया और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन बन जाता है उस, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे अगर ये प्लांट का ये वाला हिस्सा और ऑक्सीजन इधर बन रहा है,
तो ये इस तरह बेंड कर जाएगा, है ना। तो अगर इधर ऑक्सीजन बन रहा है तो ये इस तरह बेंड कर जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी होता है। तो ऑक्सीजन टच सेंसिटिव है, इसलिए टेंड्रिल्स ग्रो मोर स्लोली व्हेन दे आर लिंक्ड टू एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। मतलब सपोर्ट, सीधी सी बात है, समझो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, कि अगर कोई सपोर्ट है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से टेंड्रिल जो है आगे बढ़ता जाएगा, टेंड्रिल आगे ग्रो करता जाएगा। जिधर सपोर्ट दोगे उसको ऑपोजिट डायरेक्शन, यही बार बार लिखने की कोशिश करें, ग्रो क्यों कर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोला कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। यानी हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म यानी ट्रोपिज्म यानी ट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रो यानी वाटर, वाटर की तरफ जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है उसको हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। वो मूवमेंट्स टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। तो उसको डिजाइन करना, मतलब ये जो डिमोन्स्ट्रेट अगर करना है हाइड्रोट्रोपिज्म को, तो इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करना है। तो देखो इसका आंसर ना बहुत लंबा है, किस तरह से लिखना है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं आपको बेसिक फंडा समझा देता हूँ क्या है इसके पीछे। हम करते क्या है ना, एक टब के अंदर, एक टब है उसके अंदर हमने, मतलब मान लो हमने सॉइल रख दी, सॉइल पूरे में हमने सॉइल रख दी, ये वाटर नहीं है सॉइल है, ठीक है, सॉइल रख दी और मैंने एक पौधा लगा दिया इसके अंदर, ये इसका रूट है, और मैंने इसके अंदर ये बाहर इसके सूट, ये इसके सूट है, तो मैंने क्या किया, एक पौधा लगा दिया। और अब मैंने क्या किया, इधर एक छोटा सा मतलब बकेट में पानी डाल दिया, पानी डाल दिया इस बकेट के अंदर, इस बकेट के अंदर पानी डाल दिया और इसके अंदर धंसा दिया, मतलब एक तरह से मैंने इसके अंदर रख दिया। और ये जो बकेट है ना, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकल रहा है, मतलब ये जो बकेट है इसमें छेद है, छेद है, छेद वाला पोरस बकेट लिया मैंने और इसमें से पानी बाहर निकाला। तो हम ये देखेंगे टाइम के साथ साथ ये जो रूट है वो इस तरफ आ जाएगी, 2-4 दिन बाद या फिर हो सकता है उससे पहले सारी की सारी जो रूट है वो इस तरफ चले जाएगी। तो इससे हम बोलेंगे कि हाइड्रोट्रोपिज्म डिमोन्स्ट्रेट हो गया। अब किस तरह से लिखना है वो आप पीडीएफ में देख लेना, ठीक है, बहुत लंबा है उसका। तो फिर वैसे आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, सिर्फ मेन मेन चीजें लिख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिक फंडा आपको समझ आ चुका है। वैसे एग्जाम में आता नहीं है इतना ये कि पूछे हाइड्रोट्रोपिज्म बताओ ये सब चीज, हाँ डेफिनेशन पूछ लेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म की, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करो। भाई इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनके पास पूछने के लिए इस चैप्टर में, तो वो इस लो लेवल पे क्वेश्चन पे क्यों जाएंगे बताओ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले इन टेक्स्ट पे जो है नेक्स्ट किसी और पेज पे, तो उस पे चलते हैं हम जूम। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, इन टेक्स्ट का पेज नंबर 111 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, एनिमल्स के अंदर ही पूछ रहे हैं। तो भाई केमिकल्स कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, थ्रू हार्मोन्स, हार्मोन्स होते हैं ना एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं और वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे होते हैं। तो ये चीज तो लिखी हुई है कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाते हैं और सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट इज एडवाइजेबल। मतलब जो आयोडाइज साल्ट है, मैंने कहा था ना कि आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, टाटा नमक वगैरह एग्जांपल दिया था, याद हो तो आपको, है ना। तो वो मैंने क्यों दिया था, मैंने क्या बोला था, क्यों एडवाइस करा था, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन चाहिए और आयोडीन की कमी हुई तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो फिर गाइटर हो जाएगा, है ना। ये चीज मैंने बोली थी, गाइटर इज अ डिसीज जो कि पहाड़ के लोगों में ज्यादा होती है, जो पहाड़ पे रहते हैं ना, और क्यों होती है वो बताया था मैंने। तो टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन है जो वो थायराइड ग्लैंड से होता है जो गाइटर ना हो जाए इसीलिए, और आयोडाइड चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज आवर बॉडी, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब एड्रेनलिन सीक्रेट होता है ब्लड के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एड्रेनलिन हमारे ब्लड में जब रिलीज होता है तो उस वक्त क्या होता है, पहले तो ये बताओ क्यों रिलीज होता है और कहां से रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है और एड्रेनलिन जब रिलीज होता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जब हम स्केयर होते हैं, स्केयर यानी डरे हुए होते हैं, या फिर मेंटल इनस्टेबिलिटी होती है, यानी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती हमारे अंदर, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। और उस टाइम होता क्या है, हमारी दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। सोचो ना यार, कोई गन लेकर अगर आ जाए, मैंने एग्जांपल दिया था वहां पे कि कोई गन लेकर आपके यहाँ पे आ जाए, बोले बेटा कहाँ सोना है ना, ऐसे करके अगर कोई आ जाए डर के मारे, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे थोड़े ना, आप तो आपकी तो हार्ट बीट तेज हो जाएगी कि अब मैं करूं क्या, समझ ही नहीं आ रहा। हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सांस बहुत जल्दी लेने लगोगे। और वहां पे एक और चीज होगी कि यहाँ पे लिखा है पूरा का पूरा कि एड्रेनलिन रिलीज व्हेन समवन स्केयर्ड या मेंटल इनस्टेबिलिटी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, अमाउंट ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा हमारे मसल्स के अंदर, और एड्रेनलिन रश होगा। एड्रेनलिन रश क्या होता है, मतलब पूरे बॉडी के अंदर एड्रेनलिन आ गया। परमिट ग्रोथ, मतलब परमिट ग्लूकोज, वो क्या करेगा और ग्लूकोज चाहेगा। ग्लूकोज क्या होती है, एनर्जी, मतलब उसको एनर्जी चाहिए इस सिचुएशन से कॉप अप करने के लिए, यानी इससे बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं व्हाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज, के कुछ पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन देके। क्यों भाई,
अगर इंसुलिन जो है, डायबिटीज मतलब क्या, इंसुलिन उनके अंदर इंसुलिन की कमी है, तो भाई बाहर से लेना पड़ेगा ना इंसुलिन को, तो बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू लेंगे, इसलिए इंजेक्शन ले रहे हैं। बाकी कैसे लिखना है वो आप पैराग्राफ में इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, जिसमें एमसीक्यू से शुरुआत कर रखी है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये बात तो बताइए। तो लेके आते हैं उस क्वेश्चन को, इसको गायब करते हैं। ओए गायब हो जा, नहीं होगा ऐसे, अच्छा ठीक है, हाँ भूल गया था, ठीक है। जूम। तो देखो भाई पहले एमसीक्यू देखते हैं, 3 बहुत आसान है यार ये एमसीक्यू, इतने ज्यादा आसान है। देखो प्लांट हार्मोन पूछ रहा है, इंसुलिन प्लांट हार्मोन है, अरे भाग यहाँ से, थायरोक्सिन नहीं, ईस्ट्रोजन नहीं। अच्छा आप ये बता सकते हो कि इंसुलिन से रिलेटेड कौन सी ग्लैंड है, थायरोक्सिन से रिलेटेड कौन सी है, ईस्ट्रोजन से रिलेटेड कौन सी है। बाकी प्लांट हार्मोन तो हमें ऑलरेडी पता है कि साइटोकाइनिन इसका आंसर है, जो कि प्रमोटर है, ग्रोथ को प्रमोट भी करता है ये। दूसरा क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, माइक्रोस्कोपिक गैप, छोटा सा गैप जो होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइनेप्स। कहाँ है साइनेप्स रे, ये रहा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल, ब्रेन क्या करता है, थिंकिंग करता है, हाँ थिंकिंग तो करता है। रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, हाँ करता है भाई। और बैलेंस करता है बॉडी को, बॉडी को बैलेंस करता है सेरिबेलम वाला पार्ट, यानी ब्रेन का ही तो पार्ट है। तो ये सारे के सारे आंसर हो गए ऑल ऑफ द अबव। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू जो मतलब आते हैं हमारे पेपर में बहुत आसान आते हैं। अगर इसमें से कोई मुश्किल लग रहा है, कोई ऐसा महान बच्चा भी है जिसको इनमें से ही मुश्किल लग रहा है, तो भाई कमेंट बता देना, शर्माना मत। कहीं सोच रहे हो मैंने इतनी बेइज्जती कर दी तो फिर नहीं बताओगे, भाई बताना कमेंट में, अगर नहीं आता तो ठीक है। मैं आपकी जो थॉट है उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, वहां पे रिप्लाई करूंगा, आप डरना मत, मैं आपको बताऊंगा सारे आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, अगले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उस पे चलते हैं। सुन। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इन्होंने, व्हाट इज द फंक्शन, रिसेप्टर का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर। और ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करो जहां पे रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। तो यार ध्यान से सुनो, रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है, वो जो बाहर से स्टिमुलस आता है उसको वो मतलब डिटेक्ट करता है, उस डेटा को कलेक्ट करता है और ब्रेन को भेजता है। तो ये लिखा है, रिसेप्टर गैदर डेटा फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड ट्रांसमिट टू ब्रेन टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलस, द बॉडी डज नॉट रिएक्ट, बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी अगर एक्सटर्नल क्यूज, मतलब बाहर से कोई, देखो रिसेप्टर जो है वो रिसेप्ट मतलब वो पहचान ही नहीं पाएगा कि बाहर हो क्या रहा है। तो रिसेप्टर अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगी, तो इन्फॉर्मेशन कहां से पहुंचेगी, रिसेप्टर ही नहीं है। अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नहीं है, ऑल्फैक्टरी नहीं है तो स्मेल आएगी नहीं, खाने की स्मेल ही नहीं आएगी, फिर क्या फायदा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो इसके लिए आप जाओगे एपिसोड नंबर 1 में, एपिसोड 1 में आपको वैसे सारे एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, तो वहां पे आप जाओगे एपिसोड 1 में, तो मैंने एकदम डिटेल में समझाया हुआ इसके फंक्शंस को, बल्कि न्यूरॉन पूरा का पूरा एकदम अच्छे से समझाया सारा का सारा, तो उसको आप वहां पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म, कैसे होता है प्लांट में। तो मैंने कहा था कि डार्क साइड में ऑक्सीजन बनता है तो लाइट साइड में बेंड कर जाता है ना, जो सूट है वो जो लाइट की तरफ बेंड कर जाती है। तो यही मैंने वर्ड में लिखा है, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, डिस्क्राइब द प्लांट डायरेक्शनल मूवमेंट एंड डेवलपमेंट इन रिएक्शन टू लाइट, उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। लाइट के रिएक्शन में उसका जो प्लांट का जो मूव होता है, ग्रोथ होती है, उसको हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। इंक्रीज ऑक्सीजन इन डार्क साइड में ऑक्सीजन इंक्रीज होता है, जबकि लाइट साइड में कम होता है ऑक्सीजन, उसकी वजह से फोटोट्रोपिज्म होता है। एक लीफ जो डार्कर साइड में ग्रो कर रही है मोर क्विकली करेगी, यानी डार्क साइड की तरफ ग्रोथ ज्यादा होगा तो वो लाइट की तरफ बेंड कर जाएगी, लाइट की तरफ बेंड करना वही तो फोटोट्रोपिज्म है। ये लिखा है दैट कॉजेज बेंड टुवर्ड द लाइट कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और आगे के क्वेश्चन पे। जूम। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड, कौन सा सिग्नल जो है खराब हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाएगी। अगर ये प्रोसेस पूछते कि कौन सा प्रोसेस खराब हो जाएगा, कौन सा एक्शन खराब हो जाएगा, तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि भाई रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड पे ही डिपेंड करता है। बट ये सिग्नल की बात कर रहे हैं तो हम बोल देंगे कि स्पाइनल कॉर्ड पे जो सिग्नल जाता है वो रिसेप्टर से आता है और इंटर न्यूरॉन में या रिले न्यूरॉन में प्रोसेस हो करके वो वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाता है, तो ये दोनों ही डिसरप्ट हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा क्या ये बताओ पहले, अगर रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जा रही है ठीक है, लेकिन जाएगी कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड ही खराब है तो कहाँ जाएगी। तो इसलिए लिखा है बोथ इंपल्स अराइविंग, जो कि रिसेप्टर पे अराइव हो रही है वो वाली इंफॉर्मेशन, और जो लिविंग न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड से जो लिव हो रही है न्यूरॉन पे, वो इंटरफेयर हो जाएगी दोनों की दोनों, जब स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाएगा, इंजरी यानी खराब हो गया तब। क्वेश्चन नंबर 8 बोला हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। वहां पे एनिमल्स के अंदर पूछ लिया था तब भी हार्मोन्स बोल रहे थे, यहाँ पे भी हार्मोन्स ही है, और क्या रीजन है भाई।
कोऑर्डिनेशन कैसे होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो ये लिखा है यहाँ पे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन आल्सो इन प्लांट में भी हार्मोन्स के थ्रू होता है। और हार्मोन्स के एग्जांपल आप दे सकते हो, ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब प्रमोटर में एग्जांपल दे सकते हो। बस ये चीजें कर लो अगर बड़ा करना आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें नर्वस सिस्टम, क्यों एंडोक्राइन सिस्टम क्यों चाहिए, ये सब पूछा है। तो देखो आंसर बड़ा सिंपल सा है, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए यार कोई तो होना चाहिए, कौन कंट्रोल करेगा उसको, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम बनाए गए ना। तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, ऐसे पूछ रहे हैं कि हमें अगर वो फूड डाइजेस्ट करना है तो एक सिस्टम क्यों बनाया, भाई सिस्टम नहीं बनाएंगे अगर तो फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो लिखा हुआ है एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, और लाइफ पूरी की पूरी डिपेंड है इसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर, कि ऑर्गन्स कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो लाइफ उसकी सस्टेन रहेगी, सर्वाइव रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद है सर्वाइव। दिस इज डन बाय हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम से होता है। बाकी नर्वस सिस्टम में आप बता दो कि सीएनएस मेन कंट्रोल करता है सारी चीजें। बाकी और बड़ा करना है तो आप पीडीएफ में देख लेना क्या है, इतना भी काफी है वैसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 10 वगैरह है उसके आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें कहा है कि इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए आप ना पीडीएफ देख सकते हो, या फिर इसको मैंने एपिसोड नंबर 2 में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वहां पर जाकर देखना। अब अगर ये सोचते हो आप कि मतलब कहाँ जाए कैसे करे, मतलब वीडियो के अंदर इतनी लंबी वीडियो इसको कैसे देखे, तो भाई इसीलिए मैं आपको टाइम स्टैम्प भी देता हूँ, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी मिल जाता है। और आप जैसे वीडियो के यहाँ पे साइड में क्लिक करोगे जहां पे टाइमर लिखा होता है वीडियो कितने मिनट चल गई, तो उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा टाइम स्टैम्प पे भी पहुंच सकते हो, और वहां से आप पहुंच जाना, वहां पे लिखा होगा टाइप ऑफ एक्शंस। तो टाइप ऑफ एक्शन में आप जाकर के देखोगे तो वहां पे वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन, ये तीनों एक्शंस मैंने पढ़ाए थे, वहां पे डिफरेंस बताया हुआ है। तो इसके लिए आप कहाँ जाओगे, एपिसोड नंबर 2 में जाओगे, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन देखते हैं क्या इन्होंने बोला कि नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस, इसमें क्या क्या होता है, इसमें नर्व इंपल्स होता है सीएनएस पीएनएस और ब्रेन के बीच में, जबकि इसमें हार्मोन रिलीज होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड में, है ना। ये डिफरेंस है पहला। दूसरा डिफरेंस क्या है कि रिस्पॉन्स इसका शॉर्ट होता है, यानी कि अगर मान लो मैंने टच किया तो ऐसा होता है कि आज टच किया और पता कल चल रहा है, नहीं ना, फास्ट जैसे ही टच किया वैसे पता चल जाता है ना। थोड़ा सा गैप होता है 0.001 सेकंड का, मतलब ऐसा गैप तो होता है क्योंकि भाई करंट को पहुंचने में कुछ तो टाइम लगेगा। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि जैसे ही टच किया वैसे पहुंच गया आप तक इन्फॉर्मेशन, आपके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन, किसी बंदे ने आपको टच किया वैसे पता चल गया। तो क्यों, क्योंकि नर्वस सिस्टम के थ्रू होकर जा रहा है ना, इसीलिए। और जबकि इसमें क्या होता है, ये रिस्पॉन्स टाइम इसका बहुत लंबा है, रिस्पॉन्स करने में इसको बहुत टाइम लगेगा। मतलब इसको आज बोलोगे ना कि ये हार्मोन निकाल, तो ये पहले ब्लड में जाएगा, फिर जाते जाते थोड़ा सा 1-2 दिन लगाएगा, फिर उसके बाद पहुंच भी गया, जैसे मान लो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में पहुंच गया, तो पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन निकालेगा। अब ग्रोथ हार्मोन पूरे ब्लड में जाएगी तो अलग अलग जगह पे जाने में टाइम लगेगा, उसको बोन्स को बड़ा करना, ये करना है, तो रिस्पॉन्स में टाइम लगेगा। और धीरे धीरे करके वो बोन्स को बड़ा करेगा। हाइट एकदम से थोड़ी ना लंबी हो जाती है, धीरे धीरे करके लंबी होती है ना। ऐसा तो नहीं कि आज मैं सोने जा रहा हूं और उठे और देखा हाइट नापी तो लंबू बन गए, हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो फिर ये जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या है, ये नॉट स्पेसिफिक इन एक्शन, यानी कि ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। मतलब नर्वस सिस्टम तो हर जगह है ना, वो तो करंट बनेगा उसमें, नर्वस सिस्टम में तो करंट बनता है, तो वो कोई स्पेसिफिक थोड़ी ना है, सब जगह करंट ही बन रहा है। जबकि हॉर्मोन्स अलग अलग होते हैं, अगर जीएच है ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन है तो वो हमारा थायरोक्सिन मतलब बॉडी मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करेगा, बस यही सब चीजें, ऐसा नहीं कि कुछ और करने लग जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन से अगर पीटीएच निकल रहा है तो वो वही काम करेगा, कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस को ही बनाएगा और कुछ नहीं करेगा, मतलब काम उसका स्पेसिफिक है। नंबर 4 पे रैपिड फ्लो। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने टच किया तो रैपिडली फ्लो कर लिया ना, नर्वस सिस्टम में जो करंट है वो रैपिड फ्लो कर गया। जबकि ब्लड में जब हार्मोन जाएगा तो कितना धीरे धीरे आगे जाएगा सोचो, तो टाइम लगेगा, तो जो फ्लो है वो वहां पे स्लो है, बहुत धीरे है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको लेकर के आते हैं, जादू करते हैं लास्ट बार, जुम 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 जुम। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन्होंने पूछा कि मूवमेंट जो सेंसिटिव प्लांट्स के अंदर होती है, यानी टच वगैरह जो रिस्पॉन्स होता है उसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है
और जो लेग्स हमारे जो लेग्स करते हैं, हमारे पैर करते हैं, उन दोनों के मूवमेंट्स में क्या फर्क है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने ना एक आपको डिफरेंस लिखवाया था कि जो रिस्पॉन्स करता है, प्लांट रिस्पॉन्स करता है और एनिमल रिस्पॉन्स करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर इसका ब्रॉड मतलब तरीके से देखना है आपको क्वेश्चन की ब्रॉडली कैसे पूछा जा सकता है, एनिमल्स में क्या रिस्पॉन्स है और प्लांट में क्या रिस्पॉन्स है, ये दोनों चीजें करके डिफरेंस में पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। हो सकता है ये भी पूछ ले, उनका कोई पता नहीं है भाई, सीबीएसई वाले धोखेबाज होते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फिर एपिसोड नंबर 5 में आप जाकर के देखना, वहां पे आपको मिलेगा रिस्पॉन्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, वहां पे मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, उसको डिटेल में देख लेना। तो सेंसिटिव पार्ट में, सेंसिटिव प्लांट्स में और हमारे लेग्स में क्या डिफरेंस है दोनों की मूवमेंट में। तो ये कह रहा है कि रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस यानी टच की वजह से, जो कि इनवॉलेंट्री है, जबकि जो लेग्स जो हमारे मूव कर रहे हैं वो तो हम मूव कर रहे हैं ना, वॉलेंट्री एक्शन है वो। और इसमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू तो होता नहीं है, जबकि हमारे लेग्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी में ही होता है भाई। और इसमें कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नहीं है जो कि मूवमेंट कराए, कोई प्रोटीन थोड़ी ना होता प्लांट्स के अंदर, होता है लेकिन वो मूवमेंट वाले प्रोटीन नहीं होते हैं, उसके अंदर मूवमेंट नहीं कराते प्रोटीन। लेकिन हमारे अंदर लेग्स के अंदर जो प्रोटीन है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं और मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पैर ऊपर किया, सपोज ये मेरा पैर है, हाथ को पैर मान लो कोई बात नहीं, तो अगर मैंने अपने पैर को ऊपर किया तो ये वाला जो मसल्स है वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला रिलैक्स कर रहा है। फिर मैंने ऐसे किया तो ये रिलैक्स हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसको और डिटेल में आप पढ़ोगे 11th क्लास की बायोलॉजी में, जहां पे आपको मसल्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट नाम का एक चैप्टर है 11th क्लास में बायोलॉजी में, वहां पे आप पढ़ोगे। बाकी अभी तो इतना याद रखो कि एक मसल्स होती है, बस इतना डिटेल में मत जाओ। 11th लेवल पे तो अभी जाओगे ना, अभी तो 10th में हो ना। तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करवाती है क्योंकि इसमें एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है, इसीलिए। तो ये मेन डिफरेंस है इसके बीच में। अब जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए एक्सरसाइज के, बल्कि हमने जितने भी जो चैप्टर हमारे चलते आ रहे हैं हमने कितना सिलेबस कवर कर लिया। एक हम केमिकल रिएक्शन कवर कर चुके हैं, एसिड बेस और साल्ट कवर कर चुके हैं, लाइफ प्रोसेस कवर कर चुके हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कवर कर चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं और धीरे धीरे करके हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सिलेबस जो है हमारा अक्टूबर के स्टार्टिंग में हो सकता है खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम वन शॉट के थ्रू रिवीजन करेंगे एकदम अच्छे से, शुरुआत से सारी चीजें देखेंगे। टेंशन मतलब जो ये बैकलॉग कर रहे हो ना कुछ लोग, तो भाई बैकलॉग पहले तो समझो ये बात, वन शॉट की अपनी एक कमी है, उसको पूरा करने के लिए मैंने फुल लेक्चर्स निकाले, फुल एपिसोड्स निकाले। एपिसोड नाम इसलिए दिया ताकि आपको पसंद आए। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अगर आपको कुछ समझ नहीं आया ना इस लेक्चर में, तो यानी कि आपको बाकी के सारे एपिसोड देखने की जरूरत है जो कि आपको इस वाले प्लेस से मिल जाएंगे। और अगर लाइव प्रोसेस देखना है जो कि सारे प्रोसेस एकदम अच्छे समझाए, तो इस वाले प्लेस पे क्लिक करो। बाकी जब आप इधर क्लिक करोगे इस वाले प्लेस पे, तो आपको मैं वहीं पे मिलूंगा।